Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com. That is profsam.com. आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से एक बहुत ज़रूरी टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इतने आसान तरीके से समझने वाले हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाए और एग्जाम में कोई गलती ना हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सच कहूं तो ये नाम सुनने में थोड़ा सा हैवी लगता है। नहीं, बिल्कुल आसान है। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि ये जो सोलर पैनल्स होते हैं वो हमेशा एक अजीब से टेढ़े एंगल पर क्यों लगे होते हैं? हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। उन्हें छत पर सीधा सीधा फ्लैट क्यों नहीं लगा देते? ज्यादा आसान होता। शायद इसलिए ताकि उन पर दिन भर मैक्सिमम धूप पड़ती रहे, क्योंकि सूरज की पोजीशन तो बदलती रहती है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़े। वो मैक्सिमम धूप यानी लाइट की फील्ड लाइंस को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एंगल जरा सा भी गलत हुआ तो पूरी रोशनी नहीं मिलेगी और बिजली कम बनेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बस धूप की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ओह अच्छा, तो मतलब ये सारा खेल एंगल का है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। चलो इसको एकदम जीरो से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे आसान मतलब बस इतना है, किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। बस एक तरह से ये उन फील्ड लाइंस की गिनती करने का एक तरीका है। सिर्फ फील्ड लाइंस की गिनती? तो इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों? क्योंकि यही गिनती है ना, ये आगे जाकर फिजिक्स के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक मतलब गॉस लॉ का दरवाजा खुलती है। तो ये एक विजुअल आइडिया को एक नंबर में बदलने जैसा है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ओके। इसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं, पानी और जाल। मान लो एक नदी बह रही है और तुम उसमें एक मछली पकड़ने वाला जाल रखते हो। ठीक है, एक बहती हुई नदी और उसमें एक जाल। तो उस जाल से कितना पानी आर पार जाएगा? सोचो, ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक, पानी का बहाव कितना तेज है, इसको हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी E। ठीक है, पानी का बहाव मतलब E। 2, तुम्हारा जाल कितना बड़ा है, ये हो गया एरिया A। जाल का साइज मतलब A। और 3, जो सबसे जरूरी है, तुमने जाल को किस एंगल पर रखा है। अगर जाल को बहाव के बिल्कुल सामने मतलब परपेंडिकुलर रखोगे तो क्या होगा? तो सबसे ज्यादा पानी उसके आर पार जाएगा। बिल्कुल। और अगर जाल को पानी के बहाव के पैरेलल मतलब लिटा कर रख दोगे तो सारा पानी ऊपर नीचे से निकल जाएगा, जाल से तो कुछ भी नहीं गुजरेगा। एग्जैक्टली, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैक्सिमम फ्लक्स जब सरफेस परपेंडिकुलर है और जीरो फ्लक्स जब सरफेस पैरेलल है। मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो मेजर करता है एक एरिया से। पर एक मिनट, पानी तो सच में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक होता है, वो बहता तो नहीं है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही। फील्ड सच में फ्लो नहीं करता, ये फ्लो वर्ड सिर्फ एनालॉजी के लिए है ताकि समझना आसान हो जाए। असल में जो वर्ड है वो है पेनिट्रेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस को कितनी अच्छी तरह पेनिट्रेट कर रहा है या चीर कर निकल रहा है। अच्छा, पेनिट्रेशन। हाँ, ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। तो हम फील्ड लाइंस की पेनिट्रेशन को काउंट कर रहे हैं। परफेक्ट। अब जब ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है तो चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करती है। ओके, तो एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस is defined by delta phi is equal to E dot delta S is equal to E delta S cos theta. The total flux phi through a surface S is phi is equal to integration E dot dA. ये थोड़ी टेक्निकल है। इसमें 2 चीजें हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं। एक तो ये इंटेग्रल का साइन और दूसरा E और dA के बीच का डॉट प्रोडक्ट। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। जब हमें E, A और एंगल पता है तो सीधा E को A से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? ये इंटीग्रल का क्या काम है यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, E A cos थीटा का जो सिंपल फॉर्मूला है ना, वो तब काम करता है जब 2 शर्तें पूरी हों। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मतलब हर जगह सेम, और दूसरा सरफेस एकदम फ्लैट हो। और अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो या सरफेस कर्व्ड हो जैसे कोई बॉल, तब क्या करेंगे? बस वहीं पर इंटीग्रेशन हमारा सुपर हीरो बनकर आता है।
इंटेग्रल एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो उस पूरे कर्व्ड या नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को एकदम छोटे छोटे फ्लैट टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें हम डीए कहते हैं। फिर वो हर छोटे टुकड़े का फ्लक्स निकालता है और उन सबको जोड़ देता है। तो ये एक तरह की स्मार्ट टोटलिंग है। अच्छा, तो इंटेग्रल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए है। और ये E.dA में डीए के ऊपर जो एरो है, ये एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया तो स्केलर होता है ना, उसकी डायरेक्शन कैसे हो सकती है? एक और बहुत जरूरी पॉइंट उठाया तुमने। फिजिक्स में फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त हम एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ये एरिया वेक्टर एक ऐसा एरो है जो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर बाहर की तरफ होता है। अच्छा, हमेशा परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स। हाँ, और जो फॉर्मूला में थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, सरफेस के प्लेन के साथ नहीं। ये छोटी सी बात है, पर इसमें बहुत मार्क्स कटते हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है। एंगल सरफेस के साथ नहीं, बल्कि सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर के साथ लेना है। समझ गया। Exactly. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E is equal to 100 NC, जो राइट साइड जा रही है, और हमारे पास 0.01 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर सरफेस है। ठीक है, E है 100 और A है 0.01। केस 1, सरफेस को फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा? अगर सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो भी फील्ड की डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों पैरेलल हुए। बहुत बढ़िया। तो E और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। और cos 0 होता है 1, तो फ्लक्स होगा phi is equal to 100.01, 1 is equal to 1 मीटर स्क्वायर C। ये मैक्सिमम फ्लक्स है। ओके, ये तो आसान था। केस 2, अब सरफेस को थोड़ा घुमा देते हैं। मान लो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल अब 60 डिग्री है, तो अब फ्लक्स कितना होगा? अब फॉर्मूला होगा 100 0.01 cos 60 डिग्रीज, और cos 60 होता है 0.5, तो फ्लक्स हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, मतलब आधा हो गया। बिल्कुल सही। देखा एंगल ने कैसे फ्लक्स को आधा कर दिया। अब आखिरी केस, केस 3, सरफेस को फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रख देते हैं। अब बताओ E और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? सरफेस अगर पैरेलल है तो उसका नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर फील्ड से 90 डिग्री पर होगा, तो एंगल हुआ 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, चाहे फील्ड कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। एग्जैक्टली। देखा, एंगल ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर गॉस लॉ का बेस बनता है। फ्लक्स समझ आ गया तो समझो गॉस लॉ भी आ गया। ठीक है, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मतलब जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, बस एंगल सही होना चाहिए। आहा, बस यहीं पर होती है पहली साइलेंट किलर मिस्टेक जो एग्जाम में मार्क्स कटवाती है। स्टूडेंट सोचते हैं बड़ा सरफेस मतलब हमेशा ज्यादा फ्लक्स। कॉमन सेंस तो यही कहता है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। इसमें क्या गलत है? गलत ये है कि एक बहुत बड़ा सरफेस, मान लो 10 मीटर का, अगर फील्ड के पैरेलल रखा हो तो उसका फ्लक्स 0 होगा, जबकि एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर परपेंडिकुलर रखा हो तो उसमें अच्छा खासा फ्लक्स होगा। हाँ, तो साइज हमेशा मैटर नहीं करता, एंगल करता है। राइट। तो ये याद रखना है कि बड़ा एरिया भी 0 फ्लक्स दे सकता है अगर ओरिएंटेशन गलत हो। बिल्कुल। एक और ऐसी ही गलती होती है, स्टूडेंट्स अक्सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नाम एक जैसे है ना। हाँ, ये कंफ्यूजन तो हो सकता है। तो इनमें मेन फर्क क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E किसी एक पॉइंट पर फोर्स की स्ट्रेंथ बताता है, उसकी यूनिट है NC, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई एक पूरे एरिया पर उस फील्ड का असर है। वो फील्ड इंटीग्रेटेड ओवर अ सरफेस है, इसलिए उसकी यूनिट भी अलग है, nm²c। तो फ्लक्स फील्ड नहीं है, बल्कि फील्ड का एक सरफेस पर असर है, और फ्लक्स एक पूरे सरफेस की प्रॉपर्टी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। परफेक्ट। अब जब हमने गलतियां भी देख ली हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। ठीक है, कैसे याद रखें इसे? एक छोटा सा फ्रेज याद रखो,
फ्लक्स पाने का एक आसान कोर्स E A cos, एक से E, आसान से A और cos से cos थीटा। phi इज इक्वल टू EA cos थीटा। ये तुम्हें फॉर्मूला के तीनों हिस्से याद दिलाएगा। हाँ, ये अच्छा है। एक आसान कोर्स E A cos थीटा। और एक फिजिकल जेस्चर, अपनी हथेली को एक फ्लैट सरफेस मानो। अब सोचो कि ऊपर से बारिश की बूंदें सीधी नीचे आ रही हैं। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जब तुम हथेली को सीधा रखोगी परपेंडिकुलर, तो सबसे ज्यादा बूंदें उस पर गिरेंगी। ये है मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, मैक्सिमम फ्लक्स। अब धीरे धीरे हथेली को घुमाकर वर्टिकल यानी पैरेलल कर दो। अब क्या होगा? सारी बूंदें साइड से निकल जाएंगी, हथेली पर एक भी नहीं लगेगी। ये है जीरो फ्लक्स। वाह, ये जेस्चर तो बहुत हेल्पफुल है। इससे एंगल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मैक्सिमम कैप्चर, जीरो कैप्चर। चलो, तो आज जो भी हमने सीखा है उसको आखिर में 3 सिंपल पॉइंट में समराइज करते हैं। ओके। पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यह मेजर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को पेनिट्रेट कर रही हैं। यह फील्ड लाइंस की विजुअल तस्वीर को एक नंबर में बदलने का तरीका है। पॉइंट 2, फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है: इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E, सरफेस का एरिया A और फील्ड और सरफेस के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू E.A.cos थीटा। और पॉइंट 3, फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 होता है जब सरफेस फील्ड के पैरेलल हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल का रोल सबसे क्रूशल है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF Sam, right? Yes, PROFSAM.com. Happy learning! Bye.